हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 15 दिसंबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। उसके बाद है क्विज, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, मैक्स वर्स्टैपेन वॉन द आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020। मैक्स वर्स्टैपेन ने आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। तो ये जो आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 है, ये फार्मूला 1 की रेस है। आपने सुना होगा F1 की रेस जो होती है। तो इस सीज़न की ये आखिरी रेस थी और इसे जीत लिया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। मैक्स वर्स्टैपेन ये रेडबुल के लिए रेस करते हैं। ओके, वहीं इस रेस में दूसरे नंबर पर रहे वॉल्टेरी बोटास और तीसरे नंबर पर रहे वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन। तो इस सीज़न की ये आखिरी रेस थी इस साल अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स। और इस साल टोटल 16 रेसेस हुई हैं और 16 रेसेस में 11 रेसेस जीत ली हैं लुइस हैमिल्टन ने। तो इस साल की जो फार्मूला 1 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, इसे जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। ओके, 16 में से 11 रेस जीती हैं लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट अपडेट है, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। तो हर साल 14 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी यानी BEE इस दिन को सेलिब्रेट करती है हर साल। और सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो जो आम जनता है उनके बीच में एनर्जी की इफ़िशियंसी और एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण के इम्पोर्टेंस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इसके अलावा जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफ़िशियंसी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि भारत सरकार के अंडर में आती है और भारत में जो एनर्जी यूज़ होती है उसको कम करने के लिए ये अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ बनाने का काम करती है। और जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है भारत में, इसे एग्जीक्यूट किया गया था BEE के द्वारा 2001 में। और वहीं बात करें जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वहाँ की, तो इन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं इंडिपेंडेंट चार्ज राजकुमार सिंह जी। नेक्स्ट अपडेट है, सुरेश कुमार अपॉइंटेड एज इंडियाज चार्ज डे अफेयर्स टू पाकिस्तान। सुरेश कुमार जी को पाकिस्तान में भारत का प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हाई कमीशन है, वहाँ पे डिप्टी हाई कमिश्नर थे। कौन थे? गौरव अहलूवालिया जी। तो हाल ही में गौरव अहलूवालिया जी को अल्जीरिया में भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो अब जो वो पद था वो खाली हो गया है, तो उनकी जगह भारत की ओर से चार्ज डे अफेयर्स जो है पाकिस्तान के लिए इस पद पे नियुक्त कर दिया गया है सुरेश कुमार जी को। और ये जो चार्ज डे अफेयर्स है ये क्या होता है? तो ये भी एक तरह के एम्बेसडर ही होते हैं जो कि टेम्परेरी बेस पे नियुक्त किए जाते हैं। ओके, इनकी जो पावर होती है एम्बेसडर से कम होती है। और जैसे एम्बेसडर का जो पद है उन्हें किसी दूसरी जगह दूसरे कंट्री में उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है, तो कुछ समय के लिए जब वो पद खाली होता है तो टेम्परेरी बेसिस पे चार्ज डे अफेयर्स के पद पे नियुक्ति कर दी जाती है। नेक्स्ट अपडेट है, 5th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस दैट इज FOC हेल्ड वर्चुअली बिटवीन इंडिया एंड सिप्रस। भारत और साइप्रस के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श यानी FOC का 5वां दौर आयोजित हुआ है। तो इस कंसल्टेशन में भारत की साइड को लीड किया जो सेंट्रल यूरोप की जॉइंट सेक्रेटरी हैं नीता भूषण जी उन्होंने, और वहीं साइप्रस को लीड किया जो वहाँ के पॉलिटिकल डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, जिनका नाम है थेसालिया सेलिना सैम्बोस। ओके, तो इन्होंने लीड किया था साइप्रस की साइड को। और इस कंसल्टेशन में दोनों ही कंट्रीज़ ने जो उनके कोऑपरेशन हो रहे हैं पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कल्चर के क्षेत्र में उनको रिव्यू किया और वहाँ पर डिस्कशन किया गया कि किस तरह से कोऑपरेशन और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है दोनों ही देशों के बीच में, और जो संबंध है दोनों देशों के बीच में उसको और भी मजबूत किया जा सकता है। इसके अलावा डिफेंस में और मिलिट्री में कोऑपरेशन के लिए स्पोर्ट, कल्चर और आयुर्वेदा के क्षेत्र में जो एग्रीमेंट किए गए हैं ये भी देखा गया कि उन एग्रीमेंट में अभी तक कितना प्रोग्रेस हुआ है। ओके, उसके अलावा दोनों ही देशों ने अपना एग्रीमेंट दिया कि जो यूनाइटेड नेशन है और उसके अलावा जो भी दूसरे इंटरनेशनल फोरम है वहाँ पे दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन है उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो जो साइप्रस है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं निकोस अनास्तासियादेस, कैपिटल है निकोसिया और करेंसी है यूरो।
नेक्स्ट अपडेट है डीबीएस बैंक इंडिया पार्टनर्स विथ हक दर्शक टू हेल्प इंडियन एमएसएमई टू रिकवर फ्रॉम कोविड-19। तो अभी हाल ही में जो डीबीएस बैंक है, तो जो डीबीएस बैंक की इंडियन सब्सिडी है जिसे कहा जाता है डीबीएस बैंक इंडिया, उन्होंने भारत की जो एमएसएमई हैं जो कोविड-19 पैंडेमिक चल रही है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उससे प्रभावित हैं, तो उनको उबरने में मदद करने के लिए हक दर्शक के साथ साझेदारी की है। तो जो हक दर्शक है इसका पूरा नाम है हक दर्शक एम्पावरमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, और इसी के साथ डीबीआईएल ने पार्टनरशिप की है। तो ये जो हक दर्शक है ये एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा जहाँ पे जो भारत की एमएसएमईज हैं यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, तो जो भी उनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा उनके लिए वेलफेयर स्कीम लाई गई हैं, ओके, उनके लिए रजिस्ट्रेशन और उन स्कीम का डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें मैनेज की जाएंगी हक दर्शक के थ्रू। ओके, एक तरह से प्लेटफॉर्म का काम करेगा, और इसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके जो भारत के बिजनेस हैं, जो भी बिजनेस के ऑनर हैं, वो अच्छी तरह से जो भी उनके लिए राइट स्कीम लॉन्च की गई हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं और उनको अवेल कर सकते हैं। तो जो डीबीआईएल है यानी कि डीबीएस बैंक इंडिया, उसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और यहाँ के एमडी और सीईओ हैं सुरोजीत सोम। और जो हक दर्शक एम्पावरमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, इसके सीईओ और को फाउंडर हैं अनिकेत देवगर। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया एंड कतर होल्ड टॉक टू सेटअप अ टास्क फोर्स ऑन एनर्जी। भारत और कतर ने ऊर्जा पर एक टास्क फोर्स का गठन करने के लिए बातचीत की। तो अभी हाल ही में भारत के जो यूनियन पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके साथ जो कतर पेट्रोलियम के प्रेसिडेंट और सीईओ हैं, साथ ही जो कतर के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं एनर्जी अफेयर्स के, उनका नाम है सेरीदा अल काबी, तो इन दोनों ही पर्सन्स के बीच में कॉल के थ्रू बात हुई थी और वहाँ पे डिसीजन लिया गया कि दोनों ही देशों के द्वारा एक टास्क फोर्स इस्टेब्लिश किया जाएगा एनर्जी के क्षेत्र में। और ये किया क्यों जा रहा है, ताकि भारत में एनर्जी के सेक्टर में जो प्रोजेक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और कतर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सके। ओके, इसके अलावा दोनों ही देशों ने अपना अपना एग्रीमेंट दिया कि जो एनर्जी सेक्टर में है उनका कॉपरेशन चल रहा है उसको और भी मजबूत किया जाएगा, और उसको मजबूत करने के लिए दोनों ही देश एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, यानी टू वे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा दोनों देशों के बीच में। तो जो कतर है यहाँ की कैपिटल है दोहा, करेंसी है कतरी रियाल, और एमिर है यहाँ के शेख तमीम बिन हामद अल थानी। नेक्स्ट अपडेट है तुर्की टॉप्स इन ग्लोबल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स Q3 2020, इंडिया रैंक 54th। ग्लोबल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स 2020 के Q3 में तुर्की सबसे ऊपर एवं भारत 54वें स्थान पर रहा है। तो अभी हाल ही में जो नाइट फ्रैंक इंडिया है कि ये एक फर्म है, इन्होंने जारी किया है इस साल का ग्लोबल हाउसिंग प्राइस इंडेक्स Q3 के लिए, यानी तीसरी तिमाही के लिए 2020 की ये इंडेक्स जारी की गई है, और इसमें जगह मिली 56 देशों को, 56 कंट्रीज़ को, और इन 56 कंट्रीज़ में भारत 54वें स्थान पे रहा है। ओके, बात करें अगर कंपैरिजन की पिछले साल से, तो 2019 के Q3 में भारत जो था ये 7 स्थान ऊपर था, यानी 47वें स्थान पर रहा था, और इस साल ये फिसल के 54वें स्थान पे आ गया है, क्योंकि जो यहाँ की रियल इस्टेट हैं कि जो भी होम प्राइसेस हैं, रियल इस्टेट प्राइसेस हैं, उनमें 2.4% की गिरावट देखी गई है प्राइसेस में। इसी कारण से भारत जो है 47वें से फिसल के 54वें नंबर पे आ गया है। उसके अलावा तुर्की ने इस लिस्ट में टॉप किया इस इंडेक्स में, और तुर्की में जो प्राइस है रियल इस्टेट का और होम का प्राइस है, इसमें 27.3% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस कारण से तुर्की पहले नंबर पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पे रहा न्यूजीलैंड, जहां पे 15.4% की बढ़ोतरी देखी गई, और तीसरे पे रहा लग्जमबर्ग, जहां पे 13.4% की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं इस इंडेक्स में सबसे नीचे रहा मोरक्को के। मोरक्को में जो भी होम प्राइसेस हैं इनमें 3.3% की गिरावट देखी गई। नेक्स्ट अपडेट है बिल गेट्स एंड लेट एफसी कोहली हैव बीन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, दैट इज TIE। बिल गेट्स और स्वर्गीय एफसी कोहली को द इंडस एंटरप्रेन्योर्स, जो कि टाई के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं बिल गेट्स, इन्हें आप जानते ही होंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के फाउंडर हैं, स्थापक हैं। और ये हैं स्वर्गीय एफसी कोहली जी, जिन्हें भारत में जो भारत का IT इंडस्ट्री है उनके फादर के रूप में भी जाना जाता है।
तो इन दोनों ही पर्सन्स को अभी जो द इंडस एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसके लिए जो समिट ऑर्गेनाइज कराई गई थी उसे होस्ट किया था हैदराबाद ने। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियाज अंकिता रैना विंस द 2020 अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज। भारत की अंकिता रैना ने 2020 का अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज जीता है। तो एक्चुअली में दुबई में ये अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज होता है, जो कि एक प्रोफेशनल महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है और ये जो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है उसी का एक पार्ट है। और इसे हर साल यूएई में ऑर्गेनाइज कराया जाता है दुबई में। 1998 से लगातार कराया जा रहा है इसे। और इस साल इसमें जीती हैं, जो डबल्स की कैटेगरी में जोड़ी हैं, भारत की अंकिता रैना और उनके साथ ही जो जॉर्जियन उनकी पार्टनर हैं एकाटेरिन गोर्गोडзе के। तो ये हैं अंकिता रैना और ये हैं एकाटेरिन गोर्गोडзе। इन्होंने जीत लिया है इस साल का अल हफ्तूर टेनिस चैलेंज। कहाँ पे हुआ था ये हुआ था दुबई में। और जो प्राइज़ मनी है ये कितनी रहती है, तो प्राइज़ मनी थी $1,00,000। नेक्स्ट अपडेट है, चाइना लॉन्चेस 2 GECAM दैट इज GCAM सैटेलाइट फॉर ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन। चीन ने गुरुत्वाकर्षण तरंग जांच के लिए 2 GCAM उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो अभी हाल ही में चाइना ने 2 GCAM उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है? गुरुत्वाकर्षण तरंग को जांचने के लिए। तो जो ये सैटेलाइट हैं इन्हें जी चैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था, जो कि चाइना के शुआन प्रोविंस में है। ओके, और जो GCAM है ये आप देख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म है GCAM। GCAM का फुल फॉर्म है ग्रेविटेशनल वेव हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक काउंटर पार्ट ऑल स्काई मॉनिटर। और कुछ ही समय पहले ये GCAM मिशन लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा। तो इसी मिशन के एक पार्ट के रूप में इन 2 सैटेलाइट को भी रिसेंट में लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया है? गुरुत्वाकर्षण तरंग की जाँच करने के लिए। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं इन्हें लॉन्ग मार्च 11 कैरियर रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्ग मार्च मिशन का सीरीज़ का 355वां मिशन था। बात करें चाइना की, तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। नेक्स्ट अपडेट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपलॉडेड फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज कैंपेन। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान की सराहना की है। तभी हाल ही में भारत सरकार, या यूँ कहें कि भारत का जो यूथ अफेयर और स्पोर्ट मिनिस्ट्री है, जो वहाँ के यूनियन मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने लॉन्च किया था भारत में फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़ कैंपेन, ताकि भारत में फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट किया जा सके। तो ये जो इनिशिएटिव है, ये कैंपेन था, इसे लॉन्च किया गया था फिट इंडिया मूवमेंट के अंडर में, ताकि जो भारत के लोग हैं वो उनको फिटनेस की ओर आकर्षित किया जा सके और उनको बताया जा सके कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए कितना ज़रूरी है फिट रहना, और उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है डेली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहना। तो इसी कारण से फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़ कैंपेन लॉन्च किया गया था कि डेली कम से कम अपने लाइफस्टाइल में 30 मिनट तक जो है तो फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। तो इसी कैंपेन की सराहना की है अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो जो WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानम और इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट अपडेट है, अशरफ पटेल नेम्ड सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। अशरफ पटेल को सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। तो ये हैं अशरफ पटेल। और पेंडेमिक चल रही है और इस समय आपको पता है कि काफ़ी सारे पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन और NGOs जो हैं सरकार के साथ मिल के लोगों के भलाई के लिए, उनके लिए काम कर रहे हैं अच्छे से। तो इन्हीं में से एक हैं अशरफ पटेल और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका नाम है प्रवाह एंड कम्युनिटी। ओके, इनकी ये फाउंडर हैं और ओनर हैं प्रवाह एंड कम्युनिटी की। और इन्हें अभी हाल ही में दिया गया है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो जो अवार्ड है इसकी स्थापना की गई थी श्वाब फाउंडेशन और उसके साथ ही जुबिलेंट भारती फाउंडेशन के द्वारा। तो इस साल का ये अवार्ड दिया गया है अशरफ पटेल को। नेक्स्ट अपडेट है, आमिश त्रिपाठी एंड भावना रॉय ऑथर्ड द बुक धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ। आमिश त्रिपाठी और भावना रॉय ने धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ नामक किताब लिखी है। तो आमिश त्रिपाठी को तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे,
काफ़ी फेमस लेखक हो चुके हैं अब ये। और ये जो भावना रॉय हैं, इन्हीं की बहन है ये छोटी, तो दोनों ने मिल के ये किताब लिखी है नई, जिसका नाम है धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ मीनिंगफुल लाइफ। ओके, और इसमें जो भारत की माइथोलॉजी है पुरानी, उसके आधार पे जो धर्म है उसके बारे में समझाया गया है। नेक्स्ट अपडेट है, यूनेस्को विल लॉन्च इंटरनेशनल प्राइज इन द नेम ऑफ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। यूनेस्को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लॉन्च करेगा। तो जो यूनेस्को है यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने डिसाइड किया है कि बांग्लादेश के जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी थे, उनके नाम पे एक इंटरनेशनल प्राइज़ शुरू किया करेगा, वो लॉन्च करेगा यूनेस्को, जिसका नाम होगा यूनेस्को बांग्लादेश बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान इंटरनेशनल प्राइज़। और ये जो प्राइज़ है ये दिया जाएगा क्रिएटिव इकोनॉमी के क्षेत्र में। कब से शुरू होगा ये शुरू होगा नवंबर 2021 से। और जो प्राइज़ रखी गई है इसके लिए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ये है $50,000 की, और ये हर 2 साल में एक बार दिया जाएगा। ओके, हर 2 साल में एक बार दिया जाएगा। उसके अलावा यूनेस्को ने जो 2021 का आने वाला साल है उसको एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में भी डिक्लेयर कर दिया है। जो यूनेस्को है फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजोले। नेक्स्ट अपडेट है, इंडियन एम्बेसी हैव लॉन्च्ड अ मूवी सीरीज सिनेमा स्कोप इन चाइना। भारतीय दूतावास ने चीन में एक मूवी श्रृंखला सिनेमा स्कोप लॉन्च किया है। तो ये जो मूवी सीरीज़ है जिसका नाम है सिनेमा स्कोप, आप यहाँ पे देख रहे हैं स्कोप में SCO कैपिटल है। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये जो मूवी सीरीज़ है ये लॉन्च की गई है SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये जो इवेंट है इसको इनॉग्रेट किया गया है जो चाइना यानी बीजिंग में भारत की एम्बेसी है, वहाँ पे जो एम्बेसडर है उनके द्वारा, और उनके साथ ही SCO के सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोरोव के द्वारा। तो ये जो फिल्म सीरीज़ है इसे शुरू किया गया है ताकि वहाँ पे जो रिलेशनशिप हैं, भारत के संबंध हैं, उनको और भी बेहतर बनाया जाए। और इस सीरीज़ के अंदर में लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा फिल्में हैं जिनको रशियन लैंग्वेज में भी डब किया गया है, उन्हें दिखाया जाएगा उस सीरीज़ में हर मंथली बेसिस पे, यानी एक मंथ में एक मूवी दिखाई जाएगी। और ये सीरीज़ तब तक चलेगी 2023 तक। ओके, एक्चुअली में 2023 में भारत के पास मेज़बानी आएगी SCO काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट मीटिंग की, ओके 2023 में। तो तब तक ये सीरीज़ चलती रहेगी। तो जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इसको क्रिएट किया गया था 15 जून 2001 को संघाई चाइना में, और ये फोर्स में आया था यानी इफेक्ट में आया था 19 सितंबर 2003 को। और इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना के लिए चाइना, कजाकिस्तान, रशिया, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के लीडर ने जो है तो साइन किया था। और बात करें वहीं चाइना में भारत की एम्बेसी की, तो भारत के एम्बेसडर हैं चाइना में विक्रम मिश्री जी। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज साइंड MOU विथ इंडिया ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन। किस देश ने बौद्धिक संपदा सहयोग पर भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है। तो इसका राइट आंसर है अच्युत सामंत। ओके, अच्युत सामंत को अभी हाल ही में भारत के वॉलीबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके अलावा रिवीजन के लिए अगर आपको PDF या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ पे विज़िट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।